नमस्कार, मैं हूं नीलू और एक बार फिर से स्कूल की लापरवाही सामने आई है। बागपत से खबर है जहां पर स्कूल बस की चपेट में आने से बच्चे की मौत हुई है। बस पीछे करते यानी बैक करते समय पहिए के नीचे ये बच्चा आ गया। बच्चे की मौत के बाद परिजनों का स्कूल में हंगामा देखने को मिला। चांदी नगर थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ। परिजनों और ग्रामीणों का हंगामा इस वक्त भी जारी है। तो स्कूल बस को बैक करते हुए यह हादसा हुआ जब स्कूल बस के नीचे एक बच्चा आ गया। बागपत की पूरी घटना बताई जा रही है जहां पर बस को बैक करते समय पहिए के नीचे स्कूल का बच्चा आ गया। बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने जबरदस्त हंगामा किया है। चांदी नगर थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ है जहां पर यह स्कूल स्थित है। फिलहाल इस वक्त परिजन और ग्रामीणों का हंगामा जारी है। तो बस ड्राइवर की साफ तौर से लापरवाही नजर आ रही है। खासतौर पर स्कूल बस को बैक करते समय यह हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि बच्चा जो बस था उसके पहिए की चपेट में आ गया जिससे उसकी मौत हो गई है। अब परिजनों का हंगामा स्कूल में देखने को मिल रहा है। गुस्साए परिजनों ने हंगामा किया है और स्कूल पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। तो बागपत की खबर है जहां पर गुस्साए परिजनों ने हंगामा किया है। बताया यह जा रहा है कि स्कूल बस को बैक करते हुए ड्राइवर ने एक बच्चे पर गाड़ी चढ़ा दी। बच्चा जो बस का टायर था उसके नीचे आ गया, उसकी तुरंत मौत हो गई। अब इसके बाद जो परिजन है काफी गुस्से में है। परिजनों ने जमकर स्कूल में हंगामा काटा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। स्कूल पर लापरवाही का आरोप परिजन लगा रहे हैं। हालांकि स्कूल का कहना है कि ड्राइवर की लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ है, लेकिन फिलहाल स्कूल बस की चपेट में आने से एक बच्चे की मौत हो गई है। बातचीत करने के लिए शहजाद इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शहजाद, पूरी घटना के बारे में जरा बताइए। देखिए, चांदी नगर थाना क्षेत्र की घटना थी जहाँ एक स्कूल में जो है प्राइवेट स्कूल में जो है 6 वर्षीय मासूम बच्चे की मौत हो गई थी, जिसके बाद जो है परिजन सुबह से ही हंगामा कर रहे थे और लगभग घटना को 5 घंटे हो चुके हैं। अभी तक जो है बच्चे का शव स्कूल में ही रखा हुआ था और प्रशासनिक अधिकारियों को जो है मौके पर बुलाने की मांग कर रहे थे। परिजनों की मांग पर डीएम बागपत जो है अभी स्कूल पहुंचे हैं और परिजनों को जो है आश्वासन दिया है, स्कूल के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है। और उनकी जो तहरीर तो क्या है, ये हादसा स्कूल कंपाउंड के अंदर हुआ है? बिल्कुल, ये हादसा जो है स्कूल कंपाउंडर के अंदर हुआ है। जो बच्चा है प्रियांशु, वो बस में सवार होकर आया था और बस से उतरने के बाद वो बस के पीछे जाकर खड़ा हो गया और जब ड्राइवर जो है बस को बैक कर रहा था स्कूल परिसर में ही, तो उसके नीचे को चलकर उसकी मौत हुई है। जिसके बाद परिजनों ने जो है लापरवाही का आरोप लगा कार्रवाई की मांग उठाई थी। अब डीएम पहुंचे हैं, स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है और जो वाहन थे उन्हें सीज करने की तैयारी की जा रही है। डीएम ने बताया है कि जो परिजन है जिस तरह से वो तहरीर देंगे, हत्या की देंगे, गैर इरादतन हत्या की देंगे, उस तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है इस पूरे मामले को लेकर? अभी तक जो ड्राइवर है वो घटना के बाद से ही फरार है। परिजन उसी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हंगामा कर रहे थे। अभी फिलहाल पुलिस जो है उसके पीछे दबिश दे रही है। डीएम का कहना है कि जल्द उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल जो है परिजनों को समझा बुझाकर शांत करा दिया गया और जो शव है बच्चे का उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। जी, क्या उम्र है इस बच्चे की शहजाद? देखिए, इस बच्चे की उम्र जो है 6 साल है और केजी क्लास में जो है पढ़ रहा था। प्रियांशु उसका नाम है, चमरावल गांव का रहने वाला है। सुबह 8:30 बजे स्कूल बस जो है इसको लेने गई थी। परिजन से जब हमने बात की, वो बड़ी दुखदायी घटना है। चूंकि परिजन रोने लगे, उन्होंने बताया कि 8:30 बजे उन्होंने बच्चे को तैयार करके 8:30 बजे घर से भेजा था और लगभग 20 मिनट बाद ही स्कूल से फोन किया कि बच्चे की डेथ हो गई। जिसके बाद तो एक और लापरवाही देखने को मिली है। बागपत से खबर है जहां पर स्कूल बस को बैक करते हुए ड्राइवर ने एक छोटे से बच्चे यानी 6 साल के बच्चे पर गाड़ी चढ़ा दी। तुरंत उसकी मौत हो गई है। फिलहाल परिजन अब इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए शहजाद। और नोएडा से खबर लेते हैं। यहां पर बिना फिटनेस के चल रही स्कूल बसेस, 280 स्कूल बसों का फिटनेस टेस्ट नहीं हुआ है। 11 स्कूलों ने नहीं कराया बसों का फिटनेस। शासन के आदेशों की उड़ाई जा रही है धज्जियां। गाजियाबाद की घटना के बाद शासन सख्त हुआ था, लेकिन बताया जा रहा है कि 11 स्कूलों ने अपने बस का फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं दिया है, यानी उनका फिटनेस नहीं हुआ है। स्कूल बस इसी तरह से चल रही है, जर्जर अवस्था में है। 280 स्कूल बसों का इस वक्त फिटनेस नहीं हुआ है। 11 स्कूलों ने नहीं कराया बसों का फिटनेस। शासन के आदेश के बाद भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं इस बात की। अब तक गाजियाबाद की घटना के बाद से भी ये जो स्कूल्स हैं वो सजग होती दिखाई नहीं दे रही है। तो बिना फिटनेस के ही स्कूल बसेस चल रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार घटनाएं बच्चों के साथ होती है। इसके बावजूद स्कूल प्रशासन है कि सुनने को तैयार नहीं है, ना तो वो बसों का फिटनेस टेस्ट ही करा रही है। तो 280 स्कूल बसों का अब तक फिटनेस टेस्ट नहीं हुआ है। 11 ऐसे स्कूल हैं जिसने
फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं जमा कराई है। हम आपको बता दें, बसों का फिटनेस कराना जरूरी होता है कि वो सही कंडीशन में है कि नहीं, बच्चों को लाने ले जाने के लिए उसमें तमाम सुविधाएं हैं कि नहीं। इसके बावजूद सरकार ने कहा था, गाजियाबाद में जिस तरह से एक बच्चे के साथ दुर्घटना घटी, इसके बाद सरकार ने कहा था कि बहुत जल्द स्कूल बसों का फिटनेस करवा लिया जाए, जो सर्टिफिकेट है उसे सबमिट करा दिया जाए। लेकिन इसके बाद भी शासन के जो भी नियम कानून है उसके धज्जियां उड़ाते दिख रहे हैं स्कूल्स। और न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। स्कूल बसों को नोटिस जारी किया गया है। आरटीओ ने अब ये नोटिस जारी किया है। 300 से ज्यादा बसों को नोटिस दिया गया है। फिटनेस नहीं कराने वालों को नोटिस भेजा गया है और ये जरूरी भी है क्योंकि शासन ने कहा था कि स्कूल बसों का फिटनेस कराया जाए। इसके बावजूद स्कूल ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। अब न्यूज 18 ने इस खबर को जब प्रमुखता से दिखाया है तो इस पर कार्रवाई हुई है। स्कूल बसों को नोटिस जारी कर आरटीओ ने नोटिस जारी किया है। 300 से ज्यादा बसों को नोटिस जारी किया गया क्योंकि कहा गया है कि इसका फिटनेस नहीं हुआ है और इसी को लेकर अब आरटीओ ने ये फिटनेस कराने के लिए नोटिस स्कूलों को दिया है। तो न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। लगातार यही कहा गया है कि स्कूली बसों का फिटनेस करवाया जाए। इसके बावजूद स्कूल लापरवाही बरत रहे हैं। अब आरटीओ ने जिन जिन स्कूल बसों का फिटनेस नहीं कराया गया है उनको नोटिस भेजा है। तो 300 ऐसे बताया जा रहा है, 280 के आसपास ऐसी बसें हैं जिनका फिटनेस नहीं करवाया गया है। 11 स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने बसों का फिटनेस नहीं कराया है और अब यही कहा गया है स्कूल को कि अगर आप फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं जमा कराते हैं अपनी बसों का तो फिर आप पे कार्रवाई की जाएगी। आरटीओ ने इसको लेकर तमाम स्कूलों को अब नोटिस जारी कर दिया है। बातचीत करने के लिए हिमांशु इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, हमने देखा गाजियाबाद में जिस तरह की घटना हुई इसके बाद सरकार सख्त नजर आई। उन्होंने कहा कि स्कूल बसों का फिटनेस करवाया जाए, सर्टिफिकेट दिया जाए और उसके बाद ही उसका संचालन हो। लेकिन अब जब ऐसा नहीं हो रहा है तो सरकार ने एक और कदम उठाया, आरटीओ की तरफ से नोटिस भेजा गया है। कितने ऐसे बसेज हैं जिनको नोटिस भेजा गया है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि लगातार आरटीओ विभाग, अब जब खबर दिखाई गई, न्यूज 18 ने प्रमुखता से खबर उठाई, उसके बाद आरटीओ विभाग एक्टिव हुआ और 300 बसों को नोटिस जारी किया गया। उनको कहा गया है कि फिटनेस और मानक अगर पूरे नहीं होंगे तो इन बसों का जो है फिटनेस अप्रूव नहीं किया जाएगा। कई मानक है, जिस तरीके से हम लोगों ने देखा सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि बाहर जो जालियां हैं उनको कवर होना चाहिए। इसके अलावा पीली पट्टियां होना चाहिए, स्कूल का नाम, नंबर, इमरजेंसी नंबर, अंदर सीसीटीवी, ये तमाम गाइडलाइंस है। अब इसी के मुताबिक ये सारी चीजें हो रही हैं और आपको बता दें कि आरटीओ विभाग ने 300 से ज्यादा बसों को नोटिस जारी किया है। इसके अलावा स्कूलों को भी नोटिस जारी किया है। करीब 11 स्कूल हैं जिनके बसें हैं, तो स्कूल संचालकों में जो लोग हैं उनको भी नोटिस जारी किया गया है ताकि भविष्य में जो गाजियाबाद में घटना घटी उसकी पुनरावृत्ति नोएडा में ना हो। बच्चों के साथ इस तरह से दुर्घटना घट रही है उसको लेकर खास तौर से ये बेहद अहम हो जाता है कि आप इस तरह से नोटिस दें अगर जो स्कूल या स्कूल बसेस अपने फिटनेस को नहीं देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु जानकारी देने के लिए। और इस वक्त प्रदेश में बाबा का बुलडोजर लगातार गरज रहा है। इसी कड़ी में कानपुर के एक अवैध स्कूल पर बुलडोजर चला। इस्लामिया स्कूल पर अवैध रूप से निर्माण करने का आरोप है। नगर पालिका ने पीएसी की मदद से घाटमपुर तहसील में यह कार्रवाई की है। लखनऊ के अमीनाबाद में भी अवैध कमर्शियल कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चला है। आरोप है कि हनुमान मंदिर के ट्रस्ट के ट्रस्टी अशोक पाठक नगर निगम के पार्क पर कब्जा कर अवैध निर्माण कर रहे थे। फरवरी महीने से इसका निर्माण हो रहा था जिस पर एफआईआर भी दर्ज की गई और अब बुलडोजर से अवैध कब्जे को हटा दिया गया है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम क्षेत्र में भी प्रशासन ने करोड़ों की सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया। कानावनी गांव में यह कार्रवाई की गई है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग जगहों पर बुलडोजर चला है। कानपुर, लखनऊ, कानपुर में अवैध स्कूल पर, लखनऊ में अवैध कॉम्प्लेक्स पर और गाजियाबाद में भी इसी तरह से बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। और मेरठ से खबर है जहां पर ड्रग्स माफिया तस्लीम पर शिकंजा, पत्नी की संपत्ति कुर्की गई और कई प्रॉपर्टी भी इस वक्त रडार पर है। तस्लीम पर 53 से ज्यादा मामले दर्ज है। परिवार पर ड्रग्स सप्लाई का आरोप है। तस्लीम समेत 4 गिरफ्तार हो चुके हैं। पत्नी और बेटा अभी भी फरार चल रहा है। कल से तस्लीम की करोड़ों की संपत्ति कुर्क हुई थी और आज पत्नी की संपत्ति को भी कुर्क किया गया है। हालांकि पत्नी और बेटे की तलाश कर रही है और पुलिस का कहना है जल्द ही इन पर इनाम भी घोषित कर दिया जाएगा। तो ड्रग्स माफिया पर शिकंजा कसता लगातार दिखाई दे रहा है। तस्लीम की पत्नी की संपत्ति आज कुर्क की गई है पुलिस की तरफ से।
ड्रग्स माफिया तस्लीम के खिलाफ पुलिस बड़ी कार्रवाई आज फिर कर रही है। आप देख सकते हैं यहाँ कुड़की की कार्रवाई चल रही है। खुद एएसपी चंद्रकांत मीणा यहाँ पर है और भारी पुलिस फोर्स यहाँ पर है। ये रेलवे रोड का वो घर है जहां से तस्लीम का काला कारोबार चलता था। ये बताएं सर, किस तरीके से कारोबार करता था ये और क्या कार्रवाई कर रही है आज पुलिस? तस्लीम के खिलाफ विभिन्न थानों में 50 से ऊपर मुकदमे दर्ज हैं। ये अमूमन मादक पदार्थों का जो है क्रय विक्रय करते थे। कल भी जो है इनके घर की कुर्की हुई है दिसाड़ीगढ़ थाना क्षेत्र में। आज ये इनका दूसरा घर है जिसकी वर्तमान में कीमत 50 लाख से ऊपर की है। ये बताएं कि किस तरह से मोडस ऑपरेंडी था, किन युवाओं को जोड़ता था और क्या नशे की खेप सप्लाई करता था? ये अपने परिजनों के माध्यम से इनके जो पुत्र हैं और जो वाइफ हैं ये भी इसमें सम्मिलित हैं। उनके खिलाफ भी कार्रवाई करी जा रही है। ये तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तस्लीम का ये घर है और आप देख सकते हैं कि घनी आबादी में ये घर है जहां आम आदमी घुसने की सोच भी नहीं सकता, लेकिन इस घर से ही वो इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देता था। करोड़ों का कारोबार है ड्रग्स का, चरस, अफीम, गांजा और तमाम ऐसे मादक पदार्थ है जिनका वो यहां से सप्लाई करता था और नए युवाओं को वो यहां पर जोड़ता था। और सीधे रुक करेंगे हरिद्वार का, जहां पर इस वक्त उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंच पर उपस्थित हैं। उपस्थित पत्रकार मित्रों और छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो आज जो ये इसकी शुरुआत तो बहुत दिनों पहले से चल रही थी, लेकिन आज जिसका लोकार्पण और जिस प्रकार से हमको ये हस्तांतरण दोनों एक साथ प्रक्रियाएं हुई हैं, उसके लिए हम प्रवेश कर गए हैं। और पिछले 22 सालों में पहले भी बहुत सारी सरकारें थी, जैसा आदरणीय सतपाल महाराज जी कह रहे थे, ट्रिपल इंजन। तो 3 इंजन, माने एक इंजन मोदी जी का, एक इंजन श्रद्धेय महाराज जी का, योगी जी का, और एक इंजन यहाँ उत्तराखंड का आप सब लोगों ने जो लगाया है, तीनों ने मिलकर वो काम किया है और उसके सूत्रधार बने हैं आदरणीय महाराज जी। और मैं बने हुए 22 साल होने को है, 22वें साल में हम प्रवेश कर गए हैं। और पिछले 22 सालों में पहले भी बहुत सारी सरकारें थी, जैसा आदरणीय सतपाल महाराज जी कह रहे थे, ट्रिपल इंजन। तो 3 इंजन, माने एक इंजन मोदी जी का, एक इंजन श्रद्धेय महाराज जी का, योगी जी का, और एक इंजन यहाँ उत्तराखंड का आप सब लोगों ने जो लगाया है, तीनों ने मिलकर वो काम किया है और उसके सूत्रधार बने हैं आदरणीय महाराज जी। और मैं उनके पास जब गया तो मेरे मन में बड़ा संशय था, क्योंकि हर बार जो हमारे व्यवस्था को चलाने वाले जो अधिकारीगण हैं, वो कई बार, ये कार्यक्रम काफी दिनों से चल रहा था और मुझे लग रहा था कि चुनाव का भी वक्त है, अब महाराज जी भी कैसे करेंगे, अब कितना कर पाएंगे। और जब मैं आपके पास गया तो मैंने महाराज जी से, सवेरे आपने मुझे जलपान पर बुलाया था, तो जलपान करने के बाद 5 मिनट मैंने आपसे कहा कि महाराज जी, उत्तराखंड के अंदर भी चुनाव है, चुनाव यहां भी है। और आज अखबारों में सब जगह वहां छप गया है उत्तराखंड में कि परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर आज बैठक होने वाली है। और कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हर बार की तरह इस बार भी जो है लोग कहेंगे कि बैठक होती है, नतीजा कुछ निकलता नहीं है। तो महाराज जी का जैसा स्वभाव है, वो कम बोलते हैं, उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, केवल इशारा किया हाथ से कि आप बोलिए मत कुछ। और मैं सच बताऊं तो उसके बाद मैं मुख्यमंत्री निवास में ही, वहीं कालिदास मार्ग में वहीं बैठा रहा। उसकी बैठक शुरू हुई और बैठक शुरू होते ही उसमें बहुत सारी पेचीदगियां थी, बहुत सारी उलझन थी। और मुश्किल से 20 मिनट में महाराज जी ने, एक बार मैं कुछ बोलने को खड़ा हुआ, जैसे अधिकारीगणों ने कुछ प्रश्न किए, उसमें आपस में होता रहा, तो मैं कुछ बोलना चाहता था, तो महाराज जी ने कहा कि नहीं आप चुप रहिए, मुझे इशारा किया। और 20 मिनट में सारी चीजों का, जैसे सिंचाई विभाग की 5700 हेक्टेयर जमीन है, यहाँ पर हमारे बहुत सारे जो आवास बने हुए आवास हैं, हमारा बनबसा में जो नेपाल बॉर्डर पर बना हुआ बैराज है, हमारा
किच्छा का बैराज है, इसके साथ साथ जो हमारी गंग नहर है, हमारा बैगुल डैम है, नानक सागर डैम है, यहाँ पर स्पोर्ट्स की गतिविधियां पहले संचालित नहीं होती थी। उसी समय उसी बैठक में हुआ कि सारी कार्रवाई, सारी जो है गतिविधियां आप संचालित कर सकते हैं। सारा का सारा वहीं पर समाधान हो गया। वन विकास निगम का जो पैसा मिलना था, मैं महाराज जी से मीटिंग करके राज्य अतिथि गृह पहुंचा, तब तक आपके वहां के सारे अधिकारी गण आ गए और उन्होंने मुझे 77 करोड़ रुपए का चेक वहीं पर दे दिया। परिवहन विभाग का रुका हुआ मामला तत्काल निपटा दिया। कुछ ऐसे विषय थे जिसमें उत्तराखंड से भी कुछ पैसा वहां देना था, लेकिन ज्यादा लेना था चूंकि और मैंने महाराज जी से भी अनुरोध किया कि ये जो बंटवारा है, ये बंटवारा अगर हम हिसाब लगा के करेंगे, गणित से करेंगे, मैथमेटिक्स से, कैलकुलेशन से हो नहीं पाएगा। अब ये बंटवारा ऐसे ही कर दीजिए जैसे घर में हमारे कभी सबकी शादी बारात हो जाती है, तो जो छोटा भाई होता है उसकी भी शादी बारात हो जाती है, घर बस जाता है, तो उसको जो है उसकी व्यवस्था चलाने के लिए जैसे आगे जरूरत होती है, उस प्रकार की आप व्यवस्था कर दीजिए। आपने ठीक उसी प्रकार की व्यवस्था यहां कर दी। मैं जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। आज हम जब नए भारत की कल्पना करते हैं तो उसका मतलब भारत के भौतिक विकास से नहीं है, वरन आध्यात्मिक विकास से भी है। और आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आध्यात्मिक विकास की ये यात्रा जो प्रारंभ हुई है, उस यात्रा की कड़ी में ये आज विशेष कार्यक्रम है जिसमें ये आज यहां पर लोकार्पण कार्यक्रम हो रहा है। आदरणीय योगी जी भी इसी आध्यात्मिक चेतना के धर्म ध्वजा को लेकर चलने वाले इस ध्वजा के वाहक हैं, जिसको हमारी सनातन संस्कृति लगातार से कहती रहती है कि ना नई है ना पुरानी है, जो हमेशा चलने वाली है, उस संस्कृति को चलाने का काम आपके नेतृत्व में लगातार हो रहा है। उसका उदाहरण है जो यहां पर हमने अभी फिल्म देखी, किस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर काम हो रहा है, किस प्रकार से धर्म और संस्कृति का उत्थान हो रहा है, किस तरह से दीपोत्सव मनाया जा रहा है, किस तरह से अयोध्या में भगवान राम, जिनके लिए हम हमेशा कहते थे राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, आज किस प्रकार से वहां पर केवल भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा धर्म और संस्कृति का केंद्र बनने जा रहा है, पूरी दुनिया का, किस तरह से बनारस के अंदर हो रहा है। आगे के एजेंडे में महाराज जी ने किस तरह से मथुरा और अन्य स्थानों को रखा हुआ है। इसी प्रकार से हमारे यहाँ पर केदारनाथ जी में किस प्रकार से 2013 में जब आपदा आई थी, उस आपदा के बाद पूरा का पूरा परिसर क्षतिग्रस्त हो गया था। आदि गुरु शंकराचार्य जी की जो प्रतिमा है पूरी तरह से खराब हो गई थी। उस सब के पुनर्निर्माण का काम एक चरण का पूरा हो गया है, दूसरे चरण का लगभग पूरा होने के कगार पर है, तीसरे चरण का काम भी वहां चल रहा है। साथ में भगवान बद्रीनाथ जी का जो परिसर है, उस परिसर में भी नया काम, उसके भी पुनर्निर्माण का काम यहां पर शुरू हो गया है। मैं आप सबके सामने, मुझे कहने में अच्छा लग रहा है कि आज जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश का विकास हुआ है, माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है और उत्तम प्रदेश बना है। चाहे वहां पर आज कानून व्यवस्था हो, चाहे विकास की बात हो, चाहे हम जिस प्रकार से भी देखें, हर तरीके से आगे बढ़ा है। उसी प्रकार से साथ साथ में उत्तराखंड भी, चाहे आज हम सड़कों की बात करें, सड़कों के क्षेत्र में मैं अभी गंगोत्री के कपाट खुलने के अवसर पर गंगोत्री गया हुआ था, तो वहां पर जितने भी श्रद्धालु आए थे, सारे के सारे श्रद्धालु लगभग कोशिश कर रहे थे कि वो मिल पाते, लेकिन सबसे मैं मिल नहीं पाया। जितने लोग भी मिले, सभी लोग जो है अच्छी सड़कों के लिए भी धन्यवाद कर रहे थे। जिस प्रकार से आज मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद उत्तराखंड के अंदर, चाहे वो 4 धामों को जाने वाले सड़क हो, ऑल वेदर रोडों के रूप में हो, या पूरे उत्तराखंड के एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ने वाले हों, या उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाले हों, दिल्ली को जोड़ने वाले हों, चाहे आप हरिद्वार से आज दिल्ली जाने की बात हो, चाहे देहरादून जाने की बात हो, चाहे हमारे उस दूसरे मंडल में जाने की बात हो, या 4 धामों को जाने वाली बात हो, हर तरफ आज सड़कों का जाल बिछ गया है। भारतमाला प्रोजेक्ट में
पूरे उत्तराखंड के कोनों को, बिल्कुल बॉर्डरों तक। और आने वाले समय में आदरणीय नितिन जी कह रहे थे अभी कि आने वाले समय में हम कैलाश मानसरोवर तक की यात्रा हम सड़क के मार्ग से कर पाएंगे। बहुत तेजी से ये सारे काम हो रहे हैं, आज हवाई सेवा के क्षेत्र में भी। और सबसे बड़ा जो एक काम जिसके बारे में आज हमारे पहाड़ के बहुत सारे गांव ऐसे हैं कि वहां के बच्चों ने प्रत्यक्ष रूप से ट्रेन भी देखी भी नहीं होगी, रेल देखना भी उनके लिए एक सपना है। और हमारे यहाँ पर 125 किलोमीटर की जो कर्णप्रयाग ऋषिकेश रेल यात्रा है, वो यात्रा हमारे यहाँ 2023 में या 24 के प्रारंभ में हम सब लोग जो है रेल से जाएंगे। हमारे यहाँ आने वाले यात्री, हमारे यहाँ आने वाले श्रद्धालु सारे के सारे 4 धाम हो या हमारे अन्य स्थानों पर जाने के लिए उन स्थानों पर जो है रेल की यात्रा कर पाएंगे। आज आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, हम सभी को गर्व होता है। मैं लखनऊ गया था तो लोग मुझे कह रहे थे कि योगी जी आपके उत्तराखंड के हैं। मैंने कहा उत्तराखंड में वो पैदा हुए हैं और अब उनका कर्म क्षेत्र जो है जिसकी कोई सीमा नहीं है, वो अनंत है। तो निश्चित रूप से आज सभी समस्याएं उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी के नेतृत्व में प्रश्नों का उत्तर दे रही है, सभी समस्याओं का लगातार वहां पर जो है। और महाराज जी जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश का विकास कर रहे हैं वो अद्वितीय है। वो अभी हमने यहां पर देखा, परसों मैंने महाराज जी में वो उनके अंदर भावुकता, वो गुरु भक्ति देखी। जब वो गुरु जी की प्रतिमा का जब उनका अनावरण कर रहे थे तो उनका उत्तराखंड से किस प्रकार का लगाव है, असीम लगाव वहां पर मुझे देखने को मिला। वो कितने रूप से, जमीनी रूप से, आत्मिक रूप से जुड़े हुए हैं, ये अद्भुत है। और मैं सच बताऊं, एक घटना मैंने अभी महाराज जी को भी बताया, आदरणीय भाई साहब निशंक जी भी यहाँ बैठे हुए हैं। तो मैं 2006 में मेरा जन्म स्थल कनाली छिना में है, पिथौरागढ़ जिले में, सुदूर बिल्कुल नेपाल बॉर्डर है। तो वहां मैं चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था। तो 1 महीने तक मैं उस क्षेत्र में लगातार भ्रमण किया। तो उसके बाद में एक दिन नीचे आ रहा था, वहां से उतर के जब मैं हल्द्वानी की तरफ आने लगा गाड़ी से, तो मैंने वहां के पेड़ पौधों को देखा, वहां के पर्वतों को देखा। तो मुझे मन में वहां एक शब्द है, बोलते हैं निसास लगना, यानी कि उसको बोलते हैं उदास लगना महाराज जी। तो मुझे उदास लग रहा था कि मैं कहाँ जा रहा हूं। और आप 3 दिन से यहाँ आए हैं और आज आप चले जाएंगे हमारे बीच में से, बहुत दूर नहीं है। हम लोग जब भी आपसे मिलना चाहते हैं मिल लेते हैं, कार्यक्रमों में भी मिलते हैं, टेलीविजन के माध्यम से भी मिलते हैं। लेकिन आपके जाने का जो अनुभव हो रहा है वो निसास जैसा, उदास जैसा लग रहा है।